दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष इंडियन ज्योग्राफी के अपने अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 444 नंबर का लेक्चर है ज्योग्राफी का। आज हमारा दोस्तों 114 नंबर का लेक्चर है। अगर आप ज्योग्राफी देखेंगे तो आज हमारा 114 नंबर का लेक्चर है। इसी सीरीज में मैंने आपको पूरे 5 विषय विस्तार से पढ़ा दिया। पूरा प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, संपूर्ण इतिहास आपको पढ़ाया जा चुका है। संपूर्ण संविधान की क्लास दी जा चुकी है। पूरा विश्व का भूगोल पढ़ाया गया और अब हम लोग आ चुके हैं भारत के भूगोल पर, और भारत के भूगोल में भी अपने 114 नंबर के लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं। ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, लेकिन आप अगर ये सीरीज देखते हैं तो भूगोल के और अन्य जो विषय पढ़ा दिए गए हैं उन सभी विषय के एक एक चैप्टर से संबंधित दोस्तों सवाल आपके सामने मिलेंगे। ऐसे ही सवाल हुबहू आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। और देखिए ना, आज हमारा अगर लेक्चर आप अटेंड करते हैं तो पूरे 13,320 सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। 13,000 सवाल जीएस का मायने रखता है दोस्तों। आप आइए, आज हम अपनी क्लास में रेल परिवहन और जहाज रानी के बारे में पढ़ने वाले, यानी जल परिवहन से संबंधित तमाम सवालों को देखेंगे। सवाल भी बड़ा अच्छा है। जैसे दिया है, भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या है, डीजल रेल इंजन कहां बनाए जाते हैं, ऐसा कौन सा स्टेशन है जो 2 राज्यों में फैला हुआ है, 2 राज्यों में, एक स्टेशन 2 राज्य, ठीक है। इसी तरह से भारत का सबसे लंबा जो है रेलवे स्टेशन, उसका नाम क्या है, सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे संग्रहालय कौन सा है, ठीक है, और वह कौन सा राज्य जहां पर एक भी रेल मार्ग नहीं है, रेल यात्री बीमा योजना कब लाई गई, मैत्री एक्सप्रेस कहां से कहां चलती है, कौन सी ट्रेन पहली आईएसओ सर्टिफाइड ट्रेन थी। इस तरह के तमाम सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 पर मेरे द्वारा ये समस्त बैच दोस्तों शुरू किया गया है और सबसे अच्छा दोस्तों आपके लिए टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज इससे सस्ता आपको भारत में कहीं मिलने वाला नहीं है। 49 रुपए में 1 साल की वैधता। कितना? मात्र 49 रुपए में 1 साल की वैधता मिल रही है। बाइलैंग्वेज है दोस्तों, और साथ ही साथ हजारों एग्जाम, चाहे आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस, कुछ भी आपको टेस्ट देना हो, ये सब कुछ दोस्तों आपको मिलेगा। स्टडी 91 ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहां से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जीएस का अभी नया बैच हमने स्टार्ट किया है। एंशिएंट हिस्ट्री का नया कोर्स आया है, तो एंशिएंट हिस्ट्री, मिडावल हिस्ट्री, बाकी हिंदी के कोर्स हमारे पास हैं। ऐसे कंप्यूटर का कोर्स हमारे पास है बहुत कम प्राइस में। सोचो 249 रुपए में दोस्तों बैच है कंप्यूटर का। जो कोई कंप्यूटर के बारे में जानकारी चाहता है, 249 रुपए खर्च करके आप एक कंप्यूटर का बैच जो है परचेज कर सकते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और पढ़ना आरंभ करते हैं। ध्यान देंगे, आज हमारा 444 नंबर का लेक्चर है और 13,320 सवाल आपके तैयार हो रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा सवाल, नहीं तो उत्तर दे नहीं पाएंगे। सवाल दे रहा है कि भारतीय रेलवे द्वारा माल परिवहन में, भारतीय रेलवे द्वारा माल परिवहन में सर्वाधिक घनत्व यानी सबसे ज्यादा डेंसिटी, ये किस रेलवे मार्ग पर दोस्तों सबसे ज्यादा डेंसिटी है? तो याद रखेगा, हावड़ा गया मुगल सराय मार्ग। जी हां दोस्तों, हावड़ा, हावड़ा कहां पर? कलकत्ता। हावड़ा गया, गया कहां पर? बिहार। हावड़ा गया मुगल सराय मार्ग, ठीक है। मुगल सराय मार्ग ये सबसे ज्यादा डेंसिटी है दोस्तों। हावड़ा पड़ता है दोस्तों आपके पश्चिम बंगाल में। हावड़ा कहां स्थित है? पश्चिम बंगाल। गया कहां स्थित है? बिहार, ठीक है। और इसी तरह से मुगल सराय कहां स्थित है दोस्तों? उत्तर प्रदेश, ठीक है। याद रखेंगे एक चीज और, अब मुगल सराय का नया नाम हो चुका है मुगल सराय जो जंक्शन था दोस्तों, यह पुराना नाम था मुगल सराय, यह पुराना नाम था। अब इसका नया नाम हो गया दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, ठीक है, रेलवे स्टेशन। अब दोस्तों ये इसका नया नाम हो चुका है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। हो सकता है बच्चों को ना पता हो, इसे डीडीयू कहते हैं, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन या रेलवे स्टेशन, इसे आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल कह रहा डीजल रेल इंजन दोस्तों ये कहां बनाया जाता है? ऐसे लोकेशन पूछेंगे तो याद रखेगा मड़ुआडीह। जी हां दोस्तों, मड़ुआडीह में दोस्तों बनाया जाता है। मड़ुआडीह कहां स्थित है? वाराणसी में स्थित है। एक चीज, दूसरी चीज याद रखेगा, इसे डीएलडब्ल्यू कहते हैं, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डीएलडब्ल्यू को डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ठीक है।
डीजल लोकोमोटिक्स वर्क्स के नाम से जाना जाता है। DLW मड़ुआडीह में दोस्तों स्थित है। 1961 में दोस्तों इसकी स्थापना किया गया था। मान लीजिए सवाल पूछ दिया कि बताइए DLW की स्थापना ये कब हुआ था, तो क्या बताएंगे 1961 ईस्वी में DLW की स्थापना की गई थी। ये तथ्य भी आपको ध्यान में रखना है। बढ़िया सवाल है ना। चलिए अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला दे रहा है कि भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली वह कौन सी टॉय ट्रेन है, कौन सी टॉय ट्रेन है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दोस्तों स्थान दिया गया है। यह भारत का सबसे पुराना रेल इंजन भी है। इसका नाम है फेरी क्वीन। क्या नाम दोस्तों, इसका नाम है फेरी क्वीन। ठीक है, फेरी क्वीन याद रखेगा। प्रारंभ में यह दोस्तों रानीगंज में चलाई जा रही थी। ठीक है, रानीगंज, और रानीगंज कहां पड़ता दोस्तों, पश्चिम बंगाल। ठीक है, यह दोस्तों वहां चलती थी। बाद में दोस्तों यह दिल्ली से अलवर के बीच में चलाई गई। ठीक है, दिल्ली से अलवर के मध्य चलाई गई, किंतु अब बंद। ठीक है, अब इस समय दोस्तों इसकी पोजीशन यह है कि अब यह ट्रेन बंद कर दी गई है। हालांकि यह अब तक दोस्तों भाप से चलने वाला इंजन था और अब तक दोस्तों इसका इंजन चल रहा था। ठीक है, इतने साल बाद भी फेरी क्वीन का इंजन अभी काम कर रहा था। यह अपने आप में बहुत अच्छा आंकड़ा है, इसे भी आप जो है याद रखेंगे। इसी तरह के सवाल तो बनते हैं परीक्षा में। मान लीजिए सवाल आया परीक्षा में कि बताइए भारत की पहली राजधानी एक्सप्रेस। हर बच्चा राजधानी एक्सप्रेस के बारे में सुना होगा, लेकिन आपको बताना कि जो पहली राजधानी एक्सप्रेस थी यह भारत के किन स्थानों के बीच दोस्तों चलाई गई थी, तो याद रखेगा यह दिल्ली और हावड़ा के बीच में, नई दिल्ली एवं हावड़ा के बीच में दोस्तों चलाई गई थी। ठीक है, नई दिल्ली एवं हावड़ा के मध्य। ठीक है, नई दिल्ली एवं हावड़ा। हावड़ा कहां दोस्तों, हावड़ा कलकत्ता में स्थित है। नई दिल्ली एवं हावड़ा के मध्य दोस्तों यह पहली राजधानी एक्सप्रेस चलाई गई थी। सवाल आता है कब चलाया गया, कब चलाया गया, याद रखेंगे 1969 में। ठीक है, कब चलाया गया, 1969 में चलाया गया। और 1969 वही साल है जिस साल इसरो की स्थापना हुई थी। जी हां दोस्तों, 1969 वह साल है जिस साल भारत में इसरो की स्थापना हुआ है। इसरो की यह वही साल है जिस साल नील आर्मस्ट्रांग का नाम सुना होगा, नील आर्मस्ट्रांग का नाम सुना होगा। यह दोस्तों चंद्रमा पर चले गए। ये कहां चले गए, चंद्रमा पर। यह वही साल है जिस साल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, तो ये सब दोस्तों अच्छे अच्छे सवाल हैं, 1969 से जुड़ा हुआ सवाल है। इस तरह से जब आप जोड़ जोड़ के याद रखेंगे तो कैसे नहीं याद होगा। देखिए इतना सारा तथ्य मैंने यहां पर बताया आपको। ठीक है, ये सभी के सभी जो है 1969 से जुड़ी हुई घटनाएं हैं। भारत की पहली रेलगाड़ी कौन सी है जिसे ISO 9001 का प्रमाण पत्र दोस्तों मिला हुआ है। ISO सर्टिफाइड गाड़ी दोस्तों कौन सी है, इसके बारे में कई आंकड़े हैं। कोई कहता है भोपाल एक्सप्रेस जो है ये सर्टिफाइड है। भोपाल एक्सप्रेस से भोपाल से दिल्ली को जोड़ता है। मैं यहां पे दो आंकड़े आपको देने वाला हूं। एक तो है दोस्तों भोपाल एक्सप्रेस, भोपाल एक्सप्रेस। भोपाल जो एक्सप्रेस है दोस्तों, भोपाल राजधानी है मध्य प्रदेश की, और यह भोपाल एवं नई दिल्ली के बीच दोस्तों यह ट्रेन चलती है और इसे ISO सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। कब यह दर्जा दिया गया था, 2003 में। कब दिया गया था, 2003 में दोस्तों इसको दर्जा दिया गया था। ठीक है, और कुछ लोग मानते हैं कि मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है, किसे मानते हैं, मैसूर चेन्नई जो एक्सप्रेस है। ठीक है, एक्सप्रेस है। ठीक है, उसे दोस्तों मानते हैं। लेकिन मैसूर चेन्नई वाले को बाद में दोस्तों ISO का दर्जा दिया गया 2007 में। ठीक है, इसे 2000 शताब्दी एक्सप्रेस नहीं लिखा ना, मैसूर चेन्नई शताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है, शताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है, शताब्दी एक्सप्रेस। ठीक है, इसे जो है दर्जा दिया गया 2007 में। तो बहुत सारे आप गूगल करेंगे तो पता चला भोपाल एक्सप्रेस देखा है नहीं, मैसूर चेन्नई देखा है। बच्चा परेशान, अरे नितिन सर, अरे गूगल पे तो मैसूर चेन्नई शताब्दी का नाम दे रहा, आप तो भोपाल एक्सप्रेस बता दी। इसीलिए दोनों बताता हूं मैं। ठीक है, दोनों बताता हूं क्योंकि आजकल गूगल का चलन ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो ऐसे में इसका दो उत्तर आप याद रखेंगे। परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोस्तों इसे आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। कह रहा भारत का कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बड़ी लाइन का दोस्तों रेलवे स्टेशन है। इसमें भी दो आंकड़ा है। एक आंकड़ा है घूम रेलवे स्टेशन। क्या नाम है इसका, नाम ही है घूम। ठीक है, घूम रेलवे स्टेशन। ठीक है, घूम
रेलवे स्टेशन। सर ये कहां पड़ता है घूम रेलवे स्टेशन? ये स्थित है दोस्तों दार्जिलिंग में। कहां पर स्थित है? ये दार्जिलिंग में स्थित है। दार्जिलिंग पड़ता है आपके पश्चिम बंगाल में, और ये भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन माना जाता है। घूम इसका नाम ही है, ठीक है। लगभग 2258 मीटर, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, मीटर की ऊंचाई पर दोस्तों यह स्थित है, इसे याद रखेंगे। और कुछ लोग दोस्तों इसको नहीं मानते, कुछ लोग दोस्तों एक और है आंध्र प्रदेश में सिमलीगुड़ा, उसका नाम क्या है? सिमलीगुड़ा रेलवे स्टेशन, ठीक है। कुछ लोग दोस्तों इसे मानते हैं कि ये दोस्तों सबसे ऊंचाई पर है, जबकि ये आंध्र प्रदेश में है। और मैं तो कहता हूं कि आप पहला वाला याद रखो, ज्यादा सही है। ये वाला याद रखो, ज्यादा परफेक्ट आंसर है। अगर आपसे ऊंचाई वाला पूछा, रोड आपको याद आ रहा है, आप जो ले सोच रहे हैं ना, ले दोस्तों सबसे ऊंची सड़क है, ठीक है। ले जो है वो सबसे ऊंची सड़क है। सड़क नहीं यहां पूछ रहा है, यहां तो रेलवे स्टेशन पूछ रहा है। सबसे ऊंचाई पर कौन सा रेलवे स्टेशन है आपसे ये पूछ रहा था। तो थोड़ा सा पहले आप सवाल को सोचिए कि सवाल दिया क्या है, उसके बाद जो है आप अपना दिमाग जो है खर्च कीजिए, ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। ठीक, आगे बढ़ा जाए अपने अगले सवाल पर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन। जी हां दोस्तों, मैत्री एक्सप्रेस ट्रेन जो है यह किन दो स्टेशन के मध्य दोस्तों चलाई गई है? यह ढाका और कलकत्ता के बीच में चलाई गई है। और ढाका और कलकत्ता में दोस्तों न्यू जलपाईगुड़ी का नाम आता है, ठीक है। न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर के यह ढाका के मध्य दोस्तों चलाई गई ट्रेन है, ठीक है। न्यू जलपाईगुड़ी से लेकर के यह ढाका के मध्य, ढाका दोस्तों कहां है? याद रखेंगे बांग्लादेश, ठीक है। ढाका बांग्लादेश के मध्य चलाई गई ट्रेन है। कब चलाई गई थी? तो यह ट्रेन चलाई गई थी अप्रैल 2008 में, ठीक है। कब दोस्तों? अप्रैल 2008 में यह ट्रेन शुरू की गई थी, लेकिन अब की स्थिति है दोस्तों कि यह बंद कर दी गई, ठीक है। भारत जितनी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा वाली ट्रेनें चलाता है सब बंद कर दिया, चाहे वो मैत्री हो, चाहे वो समझौता हो, चाहे थार हो। इसी तरह से पाकिस्तान के साथ दोस्तों, पाकिस्तान एवं भारत के बीच में ऐसी दो ट्रेनें चलती हैं। कौन कौन सी ट्रेनें हैं? एक दोस्तों समझौता एक्सप्रेस है, आपने नाम सुना होगा, समझौता एक्सप्रेस, जो अटारी वाला है, अटारी लाहौर वाली, ठीक है। तो समझौता एक्सप्रेस है, ठीक है, समझौता एक्सप्रेस है। और दूसरा है थार एक्सप्रेस, ठीक है, थार एक्सप्रेस। दोनों की स्थिति है दोस्तों कि दोनों ट्रेन अभी जो है वर्तमान में बंद चल रही। मैत्री भी दोस्तों बंद चल रहा है, इसे भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि भारत के किस राज्य में कोई भी रेल मार्ग नहीं है? वह कौन सा राज्य है दोस्तों? तो वह राज्य है सिक्किम। जी हां दोस्तों, सिक्किम राज्य है जहां पर कोई भी रेल मार्ग नहीं है। और सिक्किम की राजधानी कहां दोस्तों? गंगटोक, ठीक है। सिक्किम की राजधानी कहां है? इसकी राजधानी गंगकोट है, ठीक है, गंगटोक है। गंगटोक जो है दोस्तों यह सिक्किम की राजधानी, इसे आप याद रखेंगे। और सिक्किम दोस्तों यह एकमात्र ऐसा राज्य भी है जो सड़क नेटवर्क अगर देखा जाए, ठीक है, अगर मैं यहां सड़क नेटवर्क की बात करूं तो याद रखिएगा सड़क नेटवर्क में NH10 से जुड़ा हुआ है, ठीक है, NH10 से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगर ये नहीं होता तो फिर जान लीजिए जो ये सिक्किम है इसका पता ही नहीं चल पाता। और सिक्किम याद रखेगा यह 2-3 तरफ से दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। ऐसे सिक्किम है दोस्तों, एक तरफ सिक्किम के नेपाल पड़ता है, उत्तर दिशा में दोस्तों चीन पड़ता है, और इस साइड दोस्तों भूटान पड़ता है। तो यह भूटान, चीन और नेपाल से दोस्तों यह घिरा हुआ है, ठीक है, सिक्किम। इसे भी दोस्तों आप याद रखेंगे, ठीक है। सिक्किम जो है ये 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, 3 अलग अलग देशों के साथ, इसे भी आप याद रखेंगे। करा भारत के किस पूर्वोत्तर राज्य में सर्वाधिक रेल मार्ग की लंबाई पाई जाती है? तो सबसे ज्यादा लंबाई दोस्तों यह मिलती है आपके असम में। जी हां दोस्तों, असम की राजधानी कहां है दोस्तों? असम की राजधानी है दिसपुर। असम की राजधानी कहां पर है? असम की राजधानी है दिसपुर। और यहां रेल मार्ग की जो लंबाई है वो लगभग दोस्तों 8000 किलोमीटर दोस्तों यहां लंबी रेल लाइन अगर टोटल देखा जाए तो 8000 क्या बढ़ गया होगा, प्लस 1000 दोस्तों और कर लीजिए, ठीक है। तो 8 से 9000 के आसपास का आंकड़ा है, क्योंकि बहुत तेजी से दोस्तों रेलवे लाइन का विकास किया जा रहा है। ऐसे में आंकड़ा धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता जा रहा है। तो पहले 8000 था, अब 1000 और ऐड हो गया है, तो कुल 9000 किलोमीटर तक का दोस्तों यहां पर रेलवे लाइन बिछाया जा चुका है केवल और केवल
केवल असम राज्य में, पूर्वोत्तर में सबसे ज्यादा रेलवे लाइन दोस्तों असम में ही पाई जाती हैं, यह भी आप याद रखेंगे। करा रेल यात्री बीमा योजना ये दोस्तों कब लागू किया गया, ठीक है। रेल यात्री बीमा योजना में सबसे अच्छा सवाल यह है कि यहां पर प्रीमियम कितना लगता है, प्रीमियम। तो दोस्तों जब आप कोई टिकट बुक करते हैं तो लगभग 92 पैसा, ठीक है, 0.92 रुपया, इसे रुपया कहिए, इतना रुपया या फिर 92 पैसा, ठीक है, दोनों आप कह सकते हैं, चाहे इतना रुपया चाहे इतना पैसा, ये दोस्तों आप प्रीमियम देते हैं और उसके एवज में बीमा हो जाता है, ठीक है। तो ये कब दोस्तों लागू किया गया था, ये आज नहीं दोस्तों, इसे लागू किया गया था 1994 में, ठीक है। अगस्त 1994 में ये रेल यात्री बीमा योजना रेलवे द्वारा दोस्तों शुरू किया गया। आज भी जब आप टिकट बुक करते हैं तो ये प्रीमियम दर दोस्तों समय के साथ बढ़ता घटता भी रहता है, यह भी याद रखेंगे। करा किस रेलवे स्टेशन को विश्व धरोहर के रूप में दोस्तों मान्यता प्राप्त है, तो ऐसे कुल 4 रेलवे स्टेशन है। कितने दोस्तों, 4 रेलवे स्टेशन है। एक एक का नाम पढ़ते हैं दोस्तों। पहला याद रखेगा कालका शिमला, ठीक है, कालका शिमला, ठीक है, कालका शिमला का नाम सुना होगा, ठीक है। दूसरा याद रखेगा नीलगिरी माउंटेन, ठीक है, नीलगिरी माउंटेन, ठीक है, माउंटेन, ठीक है। तीसरा याद रखेगा दोस्तों, ठीक है, ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है, जिसे पूर्व नाम क्या था दोस्तों, इसी का पूर्व नाम बीटी था, बीटी बुलाते थे, विक्टोरिया टर्मिनस बुलाते थे, ठीक है। और एक आपका दार्जिलिंग वाला हो जाएगा, ठीक है, तो दार्जिलिंग रेलवे या दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे, ठीक है, दार्जिलिंग, ठीक है, दार्जिलिंग रेलवे, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये 4 नाम आप याद रखेंगे जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में दोस्तों इसे शामिल किया गया है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, करा भारतीय रेलवे का शुभंकर क्या है। जी हाँ दोस्तों, शुभंकर, उस शुभंकर का नाम है भोलू। क्या नाम दोस्तों, उसका नाम क्या है, नाम क्या दोस्तों, नाम है भोलू। अब भोलू क्या है दोस्तों, भोलू एक हाथी है, भोलू क्या है दोस्तों, हाथी है, और हाथ में लालटेन लिया हुआ, ठीक है, हाथ में लालटेन लिया हुआ दोस्तों, यह क्या है, भोलू नाम का एक हाथी है। याद रखेगा, हाथी क्या, हाथी गार्ड है, ऐसे समझिएगा, हाथी गार्ड। एक बार मैं आपको इमेज दिखा दूं, ये भोलू नाम का जो हाथी गार्ड है, ये नजर आ रहा होगा दोस्तों, यही कौन है, ये भोलू है। कौन है, यह भोलू है, भोलू गार्ड, ठीक है। यह दोस्तों शुभंकर है भारतीय रेलवे का, इसे भी दोस्तों आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अपने अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दे रहा है भारतीय रेलवे का एशिया में स्थान कौन सा है। कुछ लोग दोस्तों एशिया में भारतीय रेलवे का पहला स्थान मानते हैं और कुछ लोग दोस्तों दूसरा स्थान मानते हैं, ठीक है। पहला स्थान चीन को देते हैं, दूसरा स्थान दोस्तों भारत को मानते हैं, लेकिन कई लोग दोस्तों इसे फर्स्ट और कई लोग इसे सेकंड रैंक का मानते हैं, ठीक है। मैंने बहुत गूगल शोध किया, मेरे हिसाब से पूछेंगे तो मैं तो नंबर 2 पे रखूंगा, ठीक है, एक बात। दूसरी बात दोस्तों याद रखेगा, अगर ही पूछ देता विश्व में कौन सा स्थान है, तो याद रखेगा विश्व में जो भारत का रैंक है वो दोस्तों 4th रैंक है, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। और एक तथ्य दोस्तों याद रखेगा, दुनिया का सबसे बड़ा नियोक्ता के रूप में दोस्तों अगर देखेंगे, नियोक्ता के रूप में, ठीक है, तो याद रखेगा नियोक्ता के रूप में भारतीय रेलवे का पहला स्थान है। क्यों, क्योंकि नियोक्ता के रूप में देखेंगे तो 14 लाख कर्मचारी दोस्तों इसमें नौकरी करते हैं, इसी वजह से इसको ये पहला स्थान दिया गया है, ठीक है। तो मैंने अलग अलग हिसाब से बता दिया, एशिया में, विश्व में, सब दोस्तों आप ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए अच्छा सवाल है। करा सबसे लंबे भारतीय रेलवे स्टेशन का नाम क्या है, सबसे लंबा भारतीय रेलवे स्टेशन। वाकई दोस्तों एक बहुत बड़ा नाम है, आप जरा सुनिएगा ध्यान से, मैं लिखने वाला हूं, ठीक है, वेंकट नरसिम्हा, ठीक है, आसान है, बहुत कठिन नहीं है, वेंकट नरसिम्हा, ठीक है, नरसिंहा, इतना तो आपको याद हो जाएगा, वेंकट याद हो गया, नरसिम्हा नरसिंहा नहीं, चलिए नरसिंहा नरसिम्हा एक ही बात है, ठीक है। वेंकट नरसिम्हा राजूवरीपेटा, राजूवरीपेटा, वेंकट नरसिम्हा राजूवरीपेटा, ये दोस्तों एक भारतीय रेलवे स्टेशन का नाम है। इतना बड़ा नाम है दोस्तों, अपने आप में मायने रखता है। कहां पर यह स्टेशन है, तो याद रखेगा यह स्टेशन चित्तूर में स्थित है, ठीक है। कहां पर स्थित है, चित्तूर जिले में स्थित है। और चित्तूर जिला कहां पड़ता है दोस्तों, यह आपके आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर, आंध्र प्रदेश में स्थित है वेंकट नरसिम्हा राजूवरीपेटा, यह आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो सबसे लंबा हो गया। अगर आपसे मान लीजिए परीक्षा में पूछ दे सबसे
सबसे छोटा नाम वाला रेलवे स्टेशन दोस्तों कौन सा है? ठीक है, रेलवे स्टेशन ये कौन सा है दोस्तों? तो क्या बताएंगे, याद रखिएगा ईब। क्या नाम उसका? ईब। ईब मतलब आईवी, बस। ईब रेलवे स्टेशन दोस्तों ये कहां पर है? ये आपके उड़ीसा में स्थित है। इससे छोटा नाम मिलेगा आपको? ईब। ठीक है, ईब। ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे छोटा है और सबसे बड़ा में वेंकट नरसिम्हा राजूवरीपेटा रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो यहां पे याद रखेंगे। कई जगह पे दोस्तों रामचंद्रन वाला नाम मिलता है, लेकिन उससे भी ज्यादा दोस्तों लंबा नाम ये वाला है। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, तो अभी पीछे बताया घूम रेलवे स्टेशन जो दार्जिलिंग में स्थित है। ठीक है, क्या बताया था मैंने आपको? घूम रेलवे स्टेशन। ठीक है, घूम रेलवे स्टेशन जो है दोस्तों ये आपके दार्जिलिंग में स्थित है, दार्जिलिंग में स्थित है। और दार्जिलिंग कहां पर स्थित है दोस्तों? दार्जिलिंग आपके स्थित है पश्चिम बंगाल में। कहां स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद रखेंगे। और ऊंचाई दोस्तों कितना मैंने पीछे आपको बताया था? तो ऊंचाई बताया था 2258 मीटर। कितना बताया था? 2258 मीटर ये इसकी ऊंचाई है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। एक चीज और याद रखेगा, मैंने आपको ये जो सीरीज में अभी पढ़ा रहा हूं, ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में मैंने कई विषय आपको डिटेल में पढ़ा दिया, आप चाहें तो पीछे जाके वीडियोस देख सकते हैं। 1 नंबर से लेकर 45 नंबर तक का लेक्चर देखा तो पूरा प्राचीन इतिहास आपको याद हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा। 46 से 91 तक देखा तो मध्यकालीन भारत का इतिहास कंठस्थ हो जाएगा। 92 से लेकर के 150 तक देखा तो मॉडर्न हिस्ट्री कवर हो जाएगा। 151 से लेकर के 230 तक देखा तो संविधान हो जाएगा। 231 से लेकर के 330 तक देखा तो विश्व का भूगोल हो जाएगा। और 331 से लेकर के आज 444 तक पहुंच चुके हैं। इस प्रकार आज हमारा 114 नंबर का लेक्चर है, लेकिन अभी ये ज्योग्राफी चल रहा है। बहुत सारे लोग दोस्तों पीडीएफ की तलाश कर रहे हैं कि सर ये सभी क्लास की पीडीएफ हमें कहां से मिलेगी। नोट कीजिए, एक वेबसाइट है दोस्तों वैदिकी.com। क्या है दोस्तों? वैदिकी.com। यहां पे चले जाइए, ये सभी की सभी क्लास का आपको फ्री पीडीएफ दोस्तों यहां अवेलेबल कराया गया है। ठीक है, पहले से तो ये आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब जो बच्चा वीडियो भगा के देखेगा वो तो गड़बड़ हो गया, उसको पीडीएफ मिला ही नहीं। तो यहां पे जाइए वेबसाइट पर वैदिकी.com और वहां जाकर दोस्तों आप पीडीएफ जो है ले सकते हैं। ठीक है, एशिया की सबसे पुरानी रेलवे प्रणाली दोस्तों कौन सी है? तो याद रखेगा भारतीय रेलवे। ठीक है, भारतीय रेलवे जो है दोस्तों ये संपूर्ण एशिया की दोस्तों सबसे पुरानी रेलवे प्रणाली के रूप में जानी जाती है। और भारत में भी किसे दोस्तों? तो याद रखेगा मुंबई उपनगरीय रेलवे। भारत के अंदर किसे? तो भारत के अंदर मुंबई उपनगरीय रेलवे जो है दोस्तों इसको सबसे पुराना रेलवे प्रणाली माना जाता है। क्योंकि आपने सुना भी होगा कि 1853 ईस्वी में, ठीक है, मुंबई से थाने के मध्य ये पहली ट्रेन दोस्तों चलाई गई थी 1853 में। ठीक है, जो कि एशिया में सबसे पुरानी है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। एशिया का सबसे बड़ा रेल संग्रहालय, रेल म्यूजियम दोस्तों कौन सा है? तो याद रखेगा केंद्रीय या फिर राष्ट्रीय रेलवे म्यूजियम। ठीक है, केंद्रीय या फिर राष्ट्रीय रेलवे संग्रहालय। ठीक है, रेलवे संग्रहालय ये आपके कहां स्थित है? संग्रहालय ये आपके नई दिल्ली में स्थित है, राजधानी में। ठीक है, नई दिल्ली में यह संग्रहालय स्थित है, यह म्यूजियम स्थित है, इसे आप याद रखेंगे। कब बनाया गया था? तो 77 में, 1977 में दोस्तों स्थापित हुआ है। 1977 में इसकी स्थापना किया गया था, यह आप तथ्य भी याद रखेंगे। यह पूरे एशिया का सबसे बड़ा रेलवे म्यूजियम है, रेलवे म्यूजियम। ठीक है, इसे याद रखेंगे। करा भारत की प्रथम अंतरराष्ट्रीय सीमा रेल दोस्तों कौन सी है? तो पहला, दूसरा, तीसरा याद रखेगा। प्रथम में आता है दोस्तों समझौता एक्सप्रेस। कौन सा आता है? समझौता एक्सप्रेस। दूसरे नंबर पे याद रखेगा दोस्तों, दूसरे नंबर पे आपका आ जाता है मैत्री। ठीक है, मैत्री। और तीसरे नंबर पे आ जाएगा थार। ठीक है, थार एक्सप्रेस। तो याद रखेंगे समझौता दोस्तों यह अटारी से चलता है। अटारी जो जगह दोस्तों भारत का अंतिम गांव माना जाता है, अटारी से लाहौर के बीच में चलता है। और इसे 1976 में शिमला समझौते के बाद शुरू किया गया था। और ये वाला दोस्तों ये राजस्थान से पाकिस्तान को जोड़ता है, राजस्थान से पाकिस्तान के बीच में चलता है, पाकिस्तान के कराची तक जाता है, राजस्थान के जोधपुर से शुरू होकर। ठीक है, कहां से? जोधपुर से लेकर के यह कहां तक जाता है? कराची तक जाता है। ठीक है, कराची तक जाता है, इसे आप याद रखेंगे। सॉरी, ये थार वाला जाता है ना, एक मिनट,
ये जो है दोस्तों, ये तो जलपाईगुड़ी वाला है, ठीक है। मैत्री जो है यह जलपाईगुड़ी को जोड़ता है ढाका से, ठीक है। और थार जो है यह जोधपुर को जोड़ता है कराची से, ठीक है, जोधपुर को कराची से। इस तरह से दोस्तों आप याद रखेंगे, यह अंतरराष्ट्रीय सीमा रेल है, यानी भारत से कौन कौन सी ट्रेनें विदेश तक जाती हैं, ये कहने का तात्पर्य है। तो इसे आप जो है याद रखेंगे, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। आगे बढ़िए। करा भारत की पहली डबल डेकर ट्रेन कौन सी है? इसमें भी दोस्तों गूगल वाले याद रखेंगे, 2 आंकड़ा मिलता है। जो पहली डबल डेकर ट्रेन है वो फिलहाल अब बंद हो चुकी है, इसलिए उसका नाम कम मिलता है। उसका नाम था फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस। क्या नाम था? फ्लाइंग रानी एक्सप्रेस। नाम भी दोस्तों बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये बंद हो चुका है, इसी वजह से इसका नाम कम सुनने को मिलता है। ये 1979 में शुरू किया गया था और कहां से कहां तक? मुंबई को सूरत से जोड़ता था, मुंबई सेंट्रल को सूरत से जोड़ता था, यह भी याद रखेंगे, ठीक है। यह मुंबई सेंट्रल से कहा जाता था दोस्तों? ये मुंबई सेंट्रल से सूरत तक जाता था, ठीक है, सूरत तक जाता था। इसे आप याद रखेंगे, पहली थी। उसके बाद अब बंद हो गया। तो दूसरे नंबर पे एक और है, मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद जा रही है। ये एक डबल डेकर ट्रेन है, नई है, ठीक है। तो याद रखेंगे, मुंबई से अहमदाबाद के मध्य दोस्तों एक एक्सप्रेस चलती है, ठीक है, मुंबई अहमदाबाद एक्सप्रेस। ये वाली जो ट्रेन है दोस्तों, डबल डेकर वाली ट्रेन है, इसे आप याद रखेंगे। ये वर्तमान में चल रही है, तो ज्यादा नाम इसी का मिलता है। फ्लाइंग रानी का नाम कम इसलिए मिलता है क्योंकि वो ट्रेन बंद हो गई है। हालांकि डबल डेकर थी, अब तो बहुत सारी डबल डेकर ट्रेन है। दिल्ली से जयपुर के बीच में डबल डेकर ट्रेन मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। करा 2 राज्यों में बना हुआ रेलवे स्टेशन है। कौन सा रेलवे स्टेशन ऐसा है जो 2 राज्यों में बना हुआ है? ऐसे में पुनः याद रखेंगे 2 उत्तर है। जी हां दोस्तों, 2 रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो 2 राज्यों में बने हुए हैं। एक है नवापुर रेलवे स्टेशन, ठीक है, लिखिएगा नवापुर रेलवे स्टेशन, ठीक है, रेलवे स्टेशन। सवाल आता है कि नवापुर रेलवे स्टेशन है ये किन 2 राज्यों में है सर, एक बार बता दीजिए। तो महाराष्ट्र और गुजरात के मध्य में है, ठीक है, महाराष्ट्र, आधा हिस्सा इसका महाराष्ट्र में है और आधा हिस्सा इसका गुजरात में है। इसी तरह एक और है, वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में है, वो जो है भवानी मंडी रेलवे स्टेशन है, ठीक है। उसका नाम क्या है? भवानी मंडी रेलवे स्टेशन, ठीक है, भवानी मंडी रेलवे स्टेशन, ठीक है। भवानी मंडी रेलवे स्टेशन जो है दोस्तों, ये किन 2 राज्यों में है? तो याद रखिएगा, यह मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्य में है, ठीक है। आधा इसका हिस्सा मध्य प्रदेश पड़ता, आधा राजस्थान में पड़ता है। मैं दोनों क्यों बता रहा हूं? क्या पता परीक्षा में भवानी मंडी ना दिया हो, तो नवापुर आपको बताना पड़ेगा, नवापुर, ठीक है। और हो सकता है नवापुर न दिया हो तो भवानी मंडी आपको बताना पड़ेगा। दोनों में राज्य अलग अलग हैं, इस बात को भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है कि भारत में मुख्यतः किन नदियों का प्रयोग आंतरिक जलमार्गों के रूप में किया जाता है? तो कई सारी नदियां दोस्तों, सबसे ज्यादा प्रयोग तो गंगा का किया गया। गंगा के बाद दोस्तों ब्रह्मपुत्र का किया जा रहा है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र का हो गया, ठीक है, ब्रह्मपुत्र का हो गया। इसके अलावा दोस्तों सिंधु का भी आप याद रख सकते हैं। ये जो आंतरिक जलमार्ग के रूप में यूज किया जा सकता है, मैं केवल उनका नाम ले रहा हूं। दक्षिण भारत में जाएंगे तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का नाम मिल जाएगा। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वे ऐसी नदियां हैं, ठीक है, इत्यादि। ये ऐसी नदियां हैं जिनका उपयोग जल मार्ग के रूप में किया जा रहा है। जैसे सड़क मार्ग है, रेल मार्ग है, वायु मार्ग है, उसी तरह जल मार्ग भी है दोस्तों। जल मार्ग की सहायता से जो है एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ा जा रहा है, इसे आप याद रखेंगे। करा भारत के कुल परिवहन में आंतरिक जलमार्ग की भागीदारी कितनी? बहुत कम है दोस्तों, क्योंकि नदियां कहीं गहरी हैं, कहीं कुछ है, इस वजह से इसका उपयोग बहुत कम है। 1% भी योगदान नहीं है। तो याद रखते हैं 0.15%, जो कि आंकड़ा बहुत कम है। अभी इस फील्ड में बहुत काम करने की आवश्यकता है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लंबे आंतरिक जलमार्ग दोस्तों विद्यमान है? वही प्रयागराज से हल्दिया तक है, ठीक है। तो याद रखेंगे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है दोस्तों, यह प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ रहा है, ठीक है, प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ रहा है दोस्तों, हल्दिया से जोड़ रहा है।
प्रयागराज आपके उत्तर प्रदेश में है और हल्दिया आपके कहाँ है दोस्तों, कलकत्ता में, बंगाल में, ठीक है, कलकत्ता बंगाल स्थित है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं सबसे बड़ा जो जल मार्ग है ये आपका उत्तर प्रदेश जवाब हो जाएगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश से जवाब हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से आगे पढ़िए क्या लिखा है दोस्तों, अगला सवाल दे रहा है कि भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण, दोस्तों एक प्राधिकरण बनाया गया जो कि भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण के नाम से जाना गया। आपको बताना है कि इस प्राधिकरण का गठन कब हुआ था। यह 1986 में बना हुआ था यह प्राधिकरण, ठीक है। कब बना दोस्तों, अक्टूबर 1986, ठीक है, अक्टूबर 1986 में क्या बनाया गया, भारतीय अंतर्देशीय, इंटर स्टेट की बात कर रहा है, अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण की स्थापना किया गया है। इसे भी आप ध्यान में रखेंगे, 1986 में, अक्टूबर याद हो ना हो, 1986 याद रखिए। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहां है। यह प्राधिकरण दोस्तों कब बना, तो याद रखेगा यह प्राधिकरण बना है अक्टूबर 1986 में, अक्टूबर 1986 में। इसका मुख्यालय दोस्तों अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का कहां बनाया गया, तो नोएडा में बनाया गया है, यह आप याद रखेंगे, कहां बनाया गया है। इसके कई सारे उप जो है मुख्यालय भी हैं, लेकिन मेन जो है हेडक्वार्टर वो आपके नोएडा में है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में, यह भी आप याद रखेंगे। करा गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली को कब राष्ट्रीय जल मार्ग दोस्तों घोषित किया गया, ठीक है। गंगा भागीरथी हुगली प्रणाली को ये 1986 में जब ये प्राधिकरण बना, ठीक है, 1986 में ही जब ये प्राधिकरण बना दोस्तों, जब ये प्राधिकरण बना उसी टाइम दोस्तों, ठीक है, लिख लीजिए जिस वर्ष प्राधिकरण बना, ठीक है, प्राधिकरण बना उसी साल दोस्तों गंगा हुगली भागीरथी नदी प्रणाली को राष्ट्रीय जलमार्ग दोस्तों घोषित किया गया। और ये जो जलमार्ग है लगभग 1600 किलोमीटर का है। कितना दोस्तों, लगभग 1600 प्लस किलोमीटर का दोस्तों यह राष्ट्रीय जलमार्ग है। प्रयागराज से हल्दिया तक जो जाता है वही वाला जलमार्ग है ना, जलमार्ग संख्या 1, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखिए, करा केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम, ठीक है, केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम का मुख्यालय दोस्तों कहां है, तो देखिए निगम वाले का मुख्यालय तो कलकत्ता में है, निगम वाले का मुख्यालय कलकत्ता में है, प्राधिकरण वाले का मुख्यालय जो है नोएडा में है, ठीक है। निगम वाला पहले बना था, निगम वाला 1967 में बना है, जबकि प्राधिकरण 1986 में बना है। 1986 वाला नोएडा में है और 1967 वाला कलकत्ता में है। ये निगम है, कॉरपोरेशन है, ये अथॉरिटी है, प्राधिकरण है, ठीक है, दोनों में अंतर है, कंफ्यूज मत होइएगा, वरना फिर कभी भी आप इन सवालों का सही जवाब नहीं दे पाएंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान, ये पटना वाला है, 2004 में बनेगा, ठीक है। ये नौवहन की जब बात करेगा तो नौवहन वाला याद रखेगा, ये पटना में, फिर से आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है। अगर आपसे निगम वाला पूछे, निगम वाला, तो निगम वाला याद रखेगा 1967 में बना था, 1967 बना था और ये कलकत्ता में था। यदि दोस्तों प्राधिकरण वाला पूछे, क्या पूछे, प्राधिकरण का पूछे, तो जो प्राधिकरण वाला था ये 1986 में बना था और इसका हेडक्वार्टर नोएडा में है। और जो नौवहन संस्थान ये पटना में बना है 2004 में, ठीक है, पटना में बना है और कब बना है, 2004 में। तो तीन बातें हैं, बाद में ना कहिएगा कि नितिन सर ने समझाया नहीं, ठीक है। मिलान करने के लिए दोस्तों, कूट का मिलान करने के लिए इस तरह सवाल आता है, वर्तमान में कितने जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो याद रखेगा प्रारंभ में 5, ठीक है, प्रारंभ में केवल 5 जलमार्ग ही थे दोस्तों जिनको राष्ट्रीय जलमार्ग कहा गया था, ठीक है, प्रारंभ में, ठीक है। किंतु अब स्थिति दोस्तों बदल चुकी है, ठीक है। अब स्थिति क्या है दोस्तों, अब 111 हो चुके हैं, 111 याद रखिएगा, 111, ठीक है। अब कितने हो गए दोस्तों, अब इनकी संख्या हो गई 111, भी जो जलमार्ग हैं 111 जलमार्ग हैं, ये आप याद रखेंगे। एक सवाल दे रहा अगला, सुनिए बहुत ध्यान से, इसी से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 लाया गया, इसके अंतर्गत कितने नए जलमार्ग दोस्तों घोषित किए गए, तो याद रखेगा दोस्तों इसके तहत 111 ऋण 5 कर देंगे, तो 111 में से 5 घटा दीजिए तो 106 हो जाएंगे। यानी 106 जो है दोस्तों, 106 ये नए जलमार्ग दोस्तों घोषित किए गए। ये 2016 में किया गया। 16 बड़ा अच्छा सा है भी, 16 के बीच में 0 लगा देंगे तो 106 हो जाएगा। तो 106 बाद में हुआ,
5 पहले के थे, सब जोड़कर 111 हैं। इस तरह से इस तथ्य को भी आप जो है ध्यान में रखेंगे, नहीं तो फिर कंफ्यूजन में पता चला उत्तर आपसे गलत हो गया। फिर से आपसे कह रहा हूं दोस्तों, आप एक मौका दीजिए। ये जो आप क्लास देख रहे हैं तो निःशुल्क क्लास देख रहे हैं। जब आप कभी हमारे पेड कोर्स में आएंगे तो आपको लगेगा कि नितिन सर बहुत मेहनत करके कंटेंट तैयार करते हैं और एक एक विषय मैंने बहुत मेहनत से पढ़ा है। चाहे आप अलग अलग परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या अलग अलग विषय वाइज पढ़ना चाहे, मेरा फोकस है ना कि आप एक विषय को एक बार पढ़िए, बार बार नहीं। आप मेरे से हिस्ट्री पढ़ के देखिए, ये हिस्ट्री पढ़ने के बाद भविष्य में आपको कभी भी किसी भी परीक्षा के लिए, प्री से लेकर मेंस तक की गारंटी लेता हूं, कभी किसी भी परीक्षा के लिए अलग से आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ना पड़ेगा। इतना बेहतरीन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आप मौका दीजिए, मैं एक एक करके हर विषय पे काम कर रहा हूं और फटाफट दोस्तों आप सभी के समक्ष ये जो है कोर्स दे रहा हूं, ठीक है। तो आप ज्वाइन कीजिए इन सभी कोर्सेज को और आज की क्लास चलिए समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लेलिस्ट है दोस्तों, इसमें सारी क्लासेस दे दी गई हैं। बाकी हमारे जो इंडिविजुअल बैच है इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। किसी तरह का क्वेरी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर पर कनेक्ट हो जाइए या फ़ोन कर लीजिए। जो एप्लीकेशन हमारा नया वाला, इसमें बीच में मेरी एक फोटो लगी होगी, स्टडी 91 ऑफिशियल इसका नाम है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर जाकर, ठीक है। तो क्लास ये समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।